आज के कहानी का शीर्षक है आम का पेड़। शायद बाबूजी को अंदाजा हो गया था कि उनके अब गिने चुने दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए उन्होंने उस दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, देख बेटा, अपने पास जो ही 2-4 कट्ठा खेती बाड़ी या परती परास है, मेरे जाने के बाद तू ही उनका मालिक होगा। लेकिन देखना, पैतृक संपत्ति का मतलब मुफ्त का माल नहीं। पैतृक संपत्ति जिम्मेदारी होती, पूर्वजों की जिम्मेदारी। मतलब बाप की दी हुई मिट्टी से उपार्जन कर खाओ और बाल बच्चों को खिलाओ, और जब जाने लगो तो तुम भी यथावत अपने वारिसों को देकर चले जाओ। इस बात को गांठ बांध लेना। पैतृक संपत्ति बेचकर खाना बुद्धिमानी या इज्जत नहीं बल्कि कलंक होता बेटा। दूसरी बात कि तू जैसे मेरा बेटा है ना, वैसे ही यह आम का वृक्ष भी मेरा बेटा है, तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा। आज तू 26 साल का हुआ, मतलब यह भी 28 साल का हो गया। यह तेरा बड़ा भाई है, सगा बड़ा भाई। इसे भी मैंने ही पैदा किया है। यह तुमसे हिस्सा नहीं लेगा, तू उससे कुछ मांगेगा भी नहीं, कभी नहीं मांगेगा। उल्टे हमेशा तुझे कुछ ना कुछ देता रहेगा। बस तुझमें इससे लेने का धैर्य और तरीका चाहिए। इसलिए यह मेरा अपने बाप का अंतिम आदेश मानकर इसकी हिफाजत करना, अपना बड़ा भाई मानकर इसकी हिफाजत करना, अपना खून समझकर। आज बाबूजी को मरे मुद्दत बीत गए, लेकिन उनकी कही वे बातें आज भी आंसुओं के साथ मेरे जेहन में जिंदा है। क्या सोचा था, क्या हुआ। अरमानों को सजाने में अरमान बिखर गए, मोतियों को ढूंढने में पत्थर भी हाथ से फिसल गए। आज जब पीछे घूमकर देखता तो जलते सूखे अरमानों के सिवा कुछ शेष ना दिखता। सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं। समय पाए मुझे भी 2 बेटी और 1 बेटा हुई। बेटा सबसे छोटा था। बेटियों की शादी भी गरीबी में ही किया, और दोनों अपने अपने घर में सुख में हों दुख में हों, लेकिन रस बस गए। जितना बन पाया दहेज दिया, नहीं आट बैठा नहीं दिया। लेकिन बेटियों ने आज तक मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। शादी के वक्त तो जितना देने का मेरा श्रद्धा, इच्छा या बल रहा, वे उतना भी लेना नहीं चाहती थी। बड़ी वाली बेटी तो शादी की तैयारी से थका हारा जब भी घर आता तो मुझे परेशान देख रोने लगती। हर बात में कहती, परेशान मत होइए बाबूजी, कुछ मत दीजिए। विदाई के वक्त अपने माँ से कहती गई, माँ, शादी की तैयारी की भाग दौड़ में बाबूजी कमज़ोर हो गए हैं, देखना बीमार ना पड़े, उनका ख्याल रखना। बेटी की वह बात आज भी याद आ जाती तो आंखों से आंसू छलक पड़ते। लाख मुसीबतें आई, झेल लिया। बेटियों की शादी किया, कर्ज कर लिया, लेकिन बाबूजी की विरासत यथावत रखी। उसमें आना पाई जोड़ पाना तो सामर्थ्य से बाहर रही, किंतु आना पाई कम भी नहीं किया। जब बेसी हुआ तो फहरा के जिया, जब तंगी हुआ तो गुटिया के जिया, लेकिन बाबूजी की अमानत में आँच न आने दी। उनका आम का पेड़ यूं ही खड़ा रहा। अब तो जब सारे झंझटों से मुक्त ही दिख रही थी तो अपने उस बड़े भाई आम के पेड़ को हंसता हुआ देख बड़ी गर्व होता कि हाँ, मैंने भी बाप के अमानत को सुरक्षित रखा है, जो मुझे हर धूप में एक छांव, हर मुसीबतों में एक दिलासा, तो हर चिंता में एक भरोसा देता है। बेटी विदा करके भी जब मुझे आह आई थी तो उसी अपने अचेतन भाई आम के वृक्ष को आगोश में भरकर फूट फूट के खूब रोया था, और सच में उसने मुझे संबल दिया था इस विछोह को सहने की। उस दुर्दिन में भी बाबूजी से किए वादे को निभाता रहा। बेटियों की मुराद पूरी ना हो, किंतु कोई बात नहीं, बाबूजी की अमानत तो सुरक्षित थी। यही मेरे लिए परम संतोष की बात थी। वह आम का पेड़ मेरी जिंदगी था, मेरा जान था। उसकी शीतल छांव मेरे लिए जन्नत थी। उसकी डालियों पर और पत्तों में छिपकर अटखेलियाँ करते परिंदों को एकटक निहारना मेरा जुनून था। परिंदों के विहंगम कलरव इंद्रासनी संगीत थे। घोंसलों से परिंदों के बच्चों का चूं चूं करते बाहर निहारना, माँ द्वारा उनकी परवरिश, उनके मुंह में कीड़े डालना देखकर मैं काफ़ी अनुरक्त रहता। मेरे लिए जिंदगी की परिकल्पना भी बेमानी थी, जिसने मुझे जीने के सारे सबूत दे रखे थे। अपने सामर्थ्य अनुसार बेटी को भी पढ़ाया। गाँव की डिग्री लेने के बाद वह शहर गया। अपना पेट काटकर फटे पुराने कपड़े पहनकर उसकी ज़रूरत भी पूरा करता रहा। अरमान यह कि बेटा कमाएगा तो फिर अपनी ज़रूरत ही कितनी है। जवानी संघर्ष में बीता तो बुढ़ापा भी संतोष से बीत जाएगा। लेकिन बाबूजी के धरोहर में पट्टा लगाने से क्या गरज, बेटा भी ये कर लिया था। अब तो उसमें फैसले लेने की शक्ति भी आ गई थी। बस अब दरकार थी तो अदना से एक नौकरी की, जिससे उसका जीवन सुख में हो जाए। यह सोचकर संतोष भी होता। तभी एक दिन आकर बेटा कहने लगा कि इंटरव्यू देने मुझे दिल्ली जाना है। किराया भाड़ा
और रहने खाने पीने की मुझे पैसों की ज़रूरत है, किंतु उसके मांग मेरे पॉकेट में नहीं समाती, इसलिए मैं चुप रहा। धीरे धीरे 3-4 दिन का वक्त भी बीत गया। अब तो मुझे लगने लगा था कि हो सके वह नज़दीक ही कोई नौकरी ढूंढ लिया हो, लेकिन उसे तो कुछ और ही करना था। सुबह उठकर मैं अपने माल मवेशियों में व्यस्त था, तभी मजदूरों को कुल्हाड़ी लिए आता देख माथा ठनक गया। यह क्या? अभी कुछ पूछ पाता तब तक खुद बेटा ही तनकर सामने खड़ा हो गया। मैं यह आम का पेड़ 15,000 में बेच दिया हूँ। सुनते ही मुझे लकवा मार गया, जुबान से चीख निकल गई। इस आम के बारे में कुछ जानता है? मेरे वेदिक प्रश्न पर भी वह मौन रहा, जैसे मेरे बातों से उसे कोई सरोकार ही ना हो। मजदूर पेड़ काटने की व्यवस्था में लग गए तो मैं उस आम को लेकर करुण विलाप में हाथ जोड़कर उसे समझाता रहा। बेटा, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, मेरा भाई है, सहोदर नहीं तो सहपित्र भाई है। सिर्फ 15,000 के लिए मेरे भाई का कत्ल मत कर। कम से कम मेरी जिंदगी इसके छांव में पार लग जाने दे, उसके बाद जो मर्जी करना। लेकिन वह मानने वाला कब था? मेरे अनुनय विनय, कूदना फांदना, रोना गिड़गिड़ाना सब बेकार गए। आखिर अंत में बड़प्पन लघुता से शिकस्त हुई और वह आम का पेड़ धाराशायी हो गया। उस आम को कटे आज 20 साल हो गए, किंतु उसके आंसू अभी भी सूखे नहीं। औलाद के अरमान पर बाप के अरमान की बलि, यही तो बाप बेटा के संबंधों की हकीकत होती। कभी यह याद कर रस होता रहा कि बाबूजी ने सब कुछ कैसे सहेज कर रखा था, संपत्ति भी और संबंध भी। लेकिन यहाँ तो संबंध जगाने में संपत्ति हाथ से निकल गई, शहर बसाने के उसके अरमान में जमीन भी बिक गई। अब तो जिंदा हूँ, सिर्फ जिंदा, किंतु जिंदगी सूनी है, लाश की तरह।